हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रेंट को पे करने वाले और रिसीव करने वालों को अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को नोटिस भेज सकता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि अपने मकान को किराए पे देते हैं और किराया वसूल करते हैं, उस रेंटल इनकम को अपने आईटीआर में नहीं दिखाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को नोटिस भेज सकता है। और वो लोग जो कि इनके यहाँ किराए पर रहते हैं, यदि वो एम्प्लॉई हैं और उनको एचआरए मिलता है यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और उसका वो क्लेम अपने आईटीआर में करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट किस तरीके से नोटिस जारी करता है, इसको पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पे दो केस हमने लिया हुआ है। पहला केस ये है ऐसे एम्प्लॉय का जिसको कि एचआरए रिसीव होता है यानी हाउस रेंट अलाउंस रिसीव होता है। अब ऐसे व्यक्ति जो कि जिनको कि एचआरए मिलता है, उसका वो एग्जेम्पशन सेक्शन 1013A में करते हैं। उस एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि एक एम्प्लॉय को पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि रेंट पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए। तो रेंट पेमेंट के प्रूफ में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो हो सकता है रेंट की रिसीट, जो कि आपको अपने मकान मालिक से लेनी है। हर महीने जब आप रेंट को पे करते हैं तो आपको रेंट रिसीट उनसे कलेक्ट करनी है। और दूसरा होता है रेंट एग्रीमेंट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके आधार पर आपका एम्प्लॉयर जो भी एचआरए का एग्जेम्पशन है वो क्लेम करवाता है। तो यहाँ पे जो रेंट का पेमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है कि या तो आप पूरा कैश में पेमेंट अपने मकान मालिक को करें, या फिर आप पार्टली कैश में करें। मतलब आप कुछ अमाउंट कैश में देते हैं, कुछ अमाउंट आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। लेट सपोज कि आपके किराया हर महीने का 30,000 रुपये है, तो आपने क्या किया, 15,000 रुपये आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया और 15,000 रुपये आपने कैश में दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने ये रेंट का पेमेंट किया, आपको मकान मालिक ने रेंट रिसीट जारी किया और आप जो है रेंट रिसीट को सबमिट करके एचआरए का एग्जेम्पशन आप क्लेम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मकान मालिक है, जब ये पूरा रेंट को कैश में रिसीव करता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ये मकान मालिक रेंट को शो नहीं करते हैं, जिसको कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में शो करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा ये सिनारियो होता है कि पार्टली रिपोर्टिंग इन आईटीआर। अब ऐसे मकान मालिक क्या करते हैं कि जो पेमेंट उनको बैंकिंग चैनल से मिला है, यानी कि यूपीआई के थ्रू, चेक के थ्रू जो भी पेमेंट मिला है, वो इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाते हैं। लेकिन जो कैश में उनको मिला है वो वहाँ पे चालाकी कर जाते हैं और उसको वो अपने आईटीआर में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जो इनकम मकान मालिक अपनी आईटीआर में रेंटल इनकम शो नहीं करता है, तो ऐसे केस में जिस एम्प्लॉय ने एग्जेम्पशन किया है, एचआरए का क्लेम लिया है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है कि आपने जो एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम किया है, लेकिन इसके करिस्पॉन्डिंग जो फिगर है जिसको आपने रेंट पे किया है, उस व्यक्ति ने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी रेंटल इनकम रिपोर्ट नहीं करी है। और दूसरा है कि लैंडलॉर्ड को भी नोटिस जारी किया जा सकता है कि आपके पैन के अगेंस्ट पे इतना रेंटल इनकम पे किया गया है, क्योंकि जब आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर को जब भी आप रेंट की रिसीट सबमिट करते हैं, तो उस केस में आपको पैन नंबर लैंडलॉर्ड का मेंशन करना पड़ता है। तो वहाँ पे पैन के अगेंस्ट में सारी डिटेल्स जो लैंडलॉर्ड की होती है वो चली जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लैंडलॉर्ड को भी नोटिस जारी कर सकता है, उससे जवाब मांग सकता है कि आपको इतना रेंटल इनकम पे किया गया है, तो आपने अपने आईटीआर में इसे क्यों नहीं शो किया है। ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। दूसरा सिनारियो ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को एचआरए रिसीव नहीं होता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और किसी ऐसे जगह में जाकर के वो बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है जहाँ पर कि वो किराए पे मकान लेता है, उसका रेंट पे करता है, तो वो 80GG में उस रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। वैसे कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिनको कोई एचआरए नहीं मिलता है, ऐसे लोग भी अपने एचआरए का एग्जेम्पशन 80GG में इसका क्लेम कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी सेम सिनारियो है डिडक्शन को क्लेम करने का। आपके पास रेंट रिसीट होना चाहिए, आपके पास रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए। 80GG में जब भी डिडक्शन आप क्लेम करते हैं, आपके पास रेंट पेमेंट का प्रूफ जरूर होना चाहिए। कल के डेट में यदि आपको ये डिडक्शन जो आपने क्लेम करा है, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांगेगा कि आपने इतना रेंटल पेमेंट आपने रेंट का दिखाया हुआ है इस पैन के अगेंस्ट में, उसका प्रूफ आप सबमिट करें तो आप उनको दिखा सकें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि
क्या एक जो टेनेंट है क्या वो रेंट जो है कैश में पेमेंट नहीं कर सकता है? तो देखिए इसके लिए है कि कैश में यदि आपको रेंट पे करना है तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स का एक प्रोविज़न जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये आपको मना करता है कि आप यदि 2 लाख के ऊपर यदि रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको कैश में पे ना करें। वैसे ही जो पे करने वाला उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पे कर सकता है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि सेक्शन 269 ST में वो 2 लाख के ऊपर का कोई भी कैश में पेमेंट रेंट का रिसीव ना करे, क्योंकि सेक्शन 269 ये कहता है कि कोई भी एग्रीगेट पेमेंट यदि किसी पर्सन को आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करते हैं, चाहे आप सिंगल ट्रांजेक्शन करते हो या एक दिन में आप पेमेंट करते हो, या फिर कोई इवेंट वगैरह है, कोई ओकेजन वगैरह है, मैरिज हो गया या फिर कोई भी ऐसी पार्टी वार्टी हो गई जिसमें कि आप 2 लाख से ज़्यादा किसी को आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है और जो व्यक्ति वहाँ पे कैश एक्सेप्ट कर रहा है उसे भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर यह है कि आप यदि रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 2 लाख के अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो आप कैश में कर सकते हैं, और 2 लाख के ऊपर का जो पेमेंट है वो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो उसको ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट करे। इसके बाद यह है कि लैंडलॉर्ड का पैन नंबर कब रिक्वायर्ड होता है। तो जब भी आप रेंट का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में आपको लैंडलॉर्ड से पैन नंबर लेना ज़रूरी है। जब भी आप पेमेंट करते हैं आपको रेंट रिसिप्ट लेना है, रेंट रिसिप्ट लेने के बाद आपको पैन नंबर लेना है, आपके पास रेंट एग्रीमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जब इस पैन नंबर को अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करेंगे तो वो आपको HRA एग्जेम्पशन दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। यदि आप लैंडलॉर्ड का पैन नंबर अपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं करते हैं तो उस केस में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जो आपका रेंट का पेमेंट है उसका वो HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर देगा, लेकिन उसके ऊपर का जो पेमेंट होगा उसका HRA एग्जेम्पशन क्लेम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आप 1 लाख रुपए के ऊपर हो गया ट्रांजेक्शन लेकिन आपने पैन नंबर सबमिट नहीं किया तो आपका TDS भी हायर रेट से डिडक्ट होगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो कैश को रिसीव तो कर रहा है। लेट सपोज कि पहली गलती तो ये है कि 2 लाख के ऊपर का जो पेमेंट है उसको कैश में नहीं लेना है, लेकिन यदि लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है कि कैश में पेमेंट ले रहा है और उसको अपनी ITR में शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है, क्योंकि आपके पैन के अगेंस्ट में क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती हैं, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। ऐसे टेनेंट जो कि अपने लैंडलॉर्ड को 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट हर महीने पे कर रहे हैं उनको TDS भी डिडक्ट करना होता है @5%। तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड का पैन नंबर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि पैन नंबर पे ही सारा TDS अमाउंट डिपॉजिट होता है और लैंडलॉर्ड को फिर अपनी ITR में उस रेंटल इनकम को दिखानी पड़ती है। तो इन केस यदि आप लैंडलॉर्ड या फिर ओनर हैं, आपने रेंट को रिसीव किया हुआ है और अपनी ITR में आप उसको शो नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आपके पास आती है, आप उसका रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अपनी ITR को आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो क्या कर सकता है कि आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकता है। इसके बाद टैक्स अमाउंट पर वो 1% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर यदि आ रही है कैलकुलेट करने के बाद, तो उस केस में एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एडवांस टैक्स पे जो भी पेनाल्टी है, जो भी इंटरेस्ट है, वो अलग से आपका चार्ज किया जाएगा। और यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपये से यदि ज़्यादा है तो उस केस में आपके ऊपर पेनाल्टी तो लगेगी ही, साथ में इसमें जेल की भी सज़ा है जो कि इनकम टैक्स लॉ में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सेक्शन 269 को फॉलो करना है। यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर जितना आपने अमाउंट कलेक्ट किया हुआ है कैश में उसके इक्विवेलेंट यानी इक्वल में आपको पेनाल्टी के तौर पे करना पड़ सकता है। यदि 25,000 रुपये के नीचे यदि टैक्स अमाउंट आ रहा है तो उस केस में जो जेल की सज़ा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यदि आपको इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है,
एम्प्लॉय विशेष ध्यान रखें, रेंट रिसीट अपने पास रखें। इसके बाद पैन नंबर अपने लैंडलॉर्ड से, मकान मालिक से ज़रूर लें। शुरू में ही आप सब कुछ क्लियर कर दें उनसे कि भाई हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, एज एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और हमें एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम करना है, तो हमें रेंट रिसीट चाहिए और हम जो है इसका पेमेंट आपको चेक के थ्रू या ऑनलाइन मोड के थ्रू करेंगे। कैश में भी यदि करेंगे तो लिमिट आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप उस घर में किराए पे आप रहें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वो मकान मालिक पलट जाए, आपको रेंट रिसीट ही ना दे, ठीक है, आपसे किराया ले, तो ऐसे केस में आपका एचआरए एग्जम्पशन जो है रुक सकता है। आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक ही एग्जम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर जब जाएगा तो उस केस में टीडीएस वगैरह आपका ज़्यादा रेट से कटेगा। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या है कि एचआरए एग्जम्पशन जो भी आप क्लेम कर रहे हैं उसका प्रॉपर प्रूफ रखें और जेन्युइन जो है आप डिडक्शन क्लेम करें। 80GG का भी आप डिडक्शन क्लेम करें तो आपके पास जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए और उस प्रोविजन को समझ करके तभी उसके अनुसार आप डिडक्शन को क्लेम करें। तो आप यदि मान लीजिए कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो जो भी एचआरए का एग्जम्पशन है वो आप क्लेम कर सकते हैं, और यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो फिर एचआरए का एग्जम्पशन आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि अपनी आईटीआर को, जो उनकी फॉर्म 16 है वो ओल्ड टैक्स रिजिम में इशू हुआ है, लेकिन आईटीआर फाइल करते समय यदि वो न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं तो फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे एचआरए का एग्जम्पशन उन्हें नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रिजिम में उसका फॉर्म 16 सबमिट हुआ है लेकिन वहाँ पर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहता है तो उसे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए बेसिक जरूरी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, कभी कभी क्या होता है कि एचआरए का एग्जम्पशन आप क्लेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने प्रूफ वगैरह सबमिट नहीं करा होता है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं देता है। ऐसे केस में आप जब आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं तो उस समय भी आप एचआरए का एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और लैंडलॉर्ड को है कि अपनी इनकम को अपने आईटीआर में जरूर रिफ्लेक्ट करें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कुछ भी छुपाएं नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।